तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज देखिए इतना दिन जो है हम लोग मैथ्स पढ़ रहे थे और पहली बार मैं आप लोगों के लिए एक नया क्लास लेकर के आया हूं। आप सबको मालूम होगा कि आज से हम लोग अब यूट्यूब पर सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो भूगोल, इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र आते हैं, तो हम लोग बारी बारी से जो है उसके चारों अंक को पढ़ेंगे और चैप्टर बाय चैप्टर बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। सारे जानकारियों को हम लोग पहले इकट्ठा करेंगे और इसके बाद जो है हम लोग जरूर जो है इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल निःशुल्क आप सबके लिए तैयारी करवा रहा हूं। पूरी 10वीं की तैयारी बिना 1 रुपया के यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। रिचार्ज में जो आपको खर्चा लग जाए भैया, वैसे भी लोग मोबाइल में रिचार्ज तो करवाते ही हैं। तो मैं आप सबके लिए आया हूं लेकर के। आज से अब भूगोल का क्लास शुरू होगा, स्टार्ट होगा। इसका भी एक प्लेलिस्ट होगा और इसका चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको करवाऊंगा। अगर आपको क्वेश्चन आंसर करना होगा चैप्टर बाय चैप्टर, तो मेरे व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाके आप मेरे ग्रुप में ऐड हो जाइए, जिससे कि आपको हर तरह के पीडीएफ और हेल्प जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। और आपका अगर कोई सवाल भी होगा तो वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर जो है भेज सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा। तो चलिए, आज का जो हम लोग का क्लास है बिहार बोर्ड, अब हम लोग को तैयारी करनी है 2027 की। किसकी तैयारी करनी है बाबू? 2027 की तैयारी करनी है अब हम लोग को, ठीक है। 2027 की तैयारी करनी है और 2027 की तैयारी के लिए सामाजिक विज्ञान जो है, सबसे पहले सामाजिक विज्ञान, और उसके अंतर्गत हम लोग भूगोल पढ़ेंगे। और भूगोल के पहले चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। तो आप अगर बहुत नए हैं तो दिल थाम कर बैठिए, पूरा क्लास करिए बाबू, भगा कर मत देखिए, जबरदस्त लगेगा आपको ये क्लास, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग का टॉपिक क्या है आज का देखते हैं। हम लोग का सबसे पहला जो है भारत संसाधन एवं उपयोग। क्या है चैप्टर बाबू? भारत संसाधन एवं उपयोग। तो एक बात तो आपको क्लियर है कि हम लोग भारत में रहते हैं। अब दूसरी बात यह है कि आखिर संसाधन होता क्या है, आखिर रिसोर्सेज होते क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप अभी हमें देख रहे हैं, किस माध्यम से देख रहे हैं? मोबाइल के माध्यम से देख रहे हैं। उसमें मोबाइल के माध्यम में एक और माध्यम है, आप इंटरनेट के बदौलत देख रहे हैं, यूट्यूब के बदौलत देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संसाधन के बारे में आपको सिर्फ इतना नहीं याद रखना है, बल्कि ये याद रखना है कि प्रकृति से प्राप्त हुए सभी वस्तुएं जिनका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं के लिए करते हैं, प्रकृति से प्राप्त वे तमाम चीजें जिनका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं के लिए करते हैं तथा जिन्हें विकसित करने के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, उसे हम क्या कहते हैं बाबू? तो संसाधन कहते हैं। अगर आपसे एक वर्ड में कोई पूछे तो आप कह सकते हैं कि हमारे आसपास दिखने वाली वो सभी चीज जिसका हम उपयोग करते हैं संसाधन है। मेरे प्यारे बच्चों, संसाधन हर कुछ है। आपके घर के आसपास पेड़ पौधा है, संसाधन है। पानी है, संसाधन है। फसल है, संसाधन है। घर है, संसाधन है। तमाम वो चीज जिसका आप उपयोग अपने जीवन में करते हैं, वो क्या है तो बाबू? संसाधन है। मैं आपको चित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा कि हम लोग भूमि पर रहते हैं, मिट्टी में फसल उगाते हैं, जल का उपयोग करते हैं, खनिज का उपयोग करते हैं। ये सभी क्या है? तो इनको कहते हैं भौतिक संसाधन। क्या कहते हैं बाबू रे? भौतिक संसाधन। उसके साथ साथ हम लोग वनस्पति उगाते हैं। वनस्पति होता है, वन्य जीव होता है और जलीय जीव होता है। तो इसमें फर्क क्या है दोनों में? संसाधन में भौतिक जो सुख देता हो, जैसे कि भूमि हमें सुख देता है, मिट्टी हमें सुख देता है, जल हमें सुख देता है, खनिज हमें सुख देता है, क्योंकि सोना, चांदी इत्यादि अनेक सारे धातुएं जो होती हैं कहीं ना कहीं पृथ्वी के अंदर से आती हैं। तो तमाम वो खनिज, भूमि, मृदा, जल, इसको सिर्फ भौतिक संसाधन कहा जाता है। क्योंकि ये जो होते हैं बाबू, मिट्टी निर्जीव होता है, जल निर्जीव होता है, खनिज निर्जीव होता है और भूमि भी निर्जीव होता है। लेकिन फिर वनस्पति यानी पेड़ पौधा, वन के जीव, जल के जीव, इनमें क्या होती है तो बाबू? प्राण होता है। इनमें क्या होता है? प्राण होता है। और ये सभी चीजें हमारे लिए साधन है। पहले के जमाने में ट्रैक्टर नहीं था, बैल हमारे लिए साधन था। आज भी देखिए, आप जिस बिछावन पर बैठ के पढ़ रहे होंगे वो किस चीज का बना हुआ है? लकड़ी का बना हुआ है। तो लकड़ी भी क्या हुआ आपके लिए? संसाधन हुआ। तो आप संसाधन को शायद समझ गए होंगे कि संसाधन का मतलब कि प्रकृति से प्राप्त हुए सभी वस्तु जिनका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं और जिन्हें विकसित करने के लिए किसी न किसी तकनीक की आवश्यकता होती है।
पहले लकड़ी का जन्म हुआ होगा, कहीं लकड़ी को किसी ने देखा होगा, फिर लोहार ने उस लकड़ी में तकनीक लगाई होगी, उसको काटा होगा, छांटा होगा और एक कुर्सी बनाया होगा, टेबल बनाया होगा, उसके साथ साथ बिछावन के लिए आपको कॉट यानी खटिया बना के देता है, तब आप उसका इस्तेमाल करते हैं। तो संसाधन होते नहीं हैं बल्कि बनते हैं। ये बात यहाँ पे सही साबित हो रहा है कि संसाधन तो हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, लेकिन उसका जो विकास होता है वो किसके द्वारा होता है? तो तकनीक से होता है। किससे होता है बाबू? तकनीक से होता है। तो अब आप इस बात को जान लीजिए कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ये बात किसने कहा था? तो आपको याद रखना है, जिम्मरमैन ने कहा था। जिम्मरमैन ने कहा था। जिम्मरमैन ने प्रसिद्ध भूगोलवेता थे, भूगोलवेता थे, याद रखना है आपको, भूगोलवेता थे कि उनका नाम क्या था? उनका नाम था जिम्मरमैन। जिम्मरमैन जी ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। उसके अलावे महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था कि पेटी भरने के लिए हम लोग के पास बहुत कुछ है, पेटी भरने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन पेट भरने के लिए कुछ नहीं। पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, मगर पेटी भरने के लिए हम लोग के पास कुछ नहीं है। ये बात किसने कही थी? तो महात्मा गांधी जी ने कही थी। किसने कही थी बाबूरे? महात्मा गांधी जी ने कही थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पहला टॉपिक बहुत अच्छा लग गया होगा। संसाधन को आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे कि हमारे आसपास तमाम वो चीज जिसका हम उपयोग करते हैं, जिन्हें हम अपनी तकनीक से विकसित करते हैं, जो हमें सुख प्रदान करता है, जो हमारे आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, उसे ही संसाधन कहते हैं। पूछेगा किसने कहा था संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं? तो जिम्मरमैन ने। किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है मगर पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है? तो महात्मा गांधी। याद रहेगी मेरी बात बाबू? तो ये हम लोग का पहला था। अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे टॉपिक पर और जानेंगे कि संसाधन को कैसे अलग अलग भागों में बांटा गया है। इस पर अब हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पे संसाधन है, इसको दो भागों में बांटा गया। एक जो हमारे प्रकृति में स्थित है उसको कहा गया प्राकृतिक, एक जो मानव ने बनाया उसको कहा गया मानवीय। तो प्रकृति के चीज को ही मानव ने अपने ढंग से बनाया तो उसको कहा गया मानवीय। वैसे सभी संसाधन प्रकृति में ही होते हैं। अब प्रकृति में जो संसाधन है यानी जो साधन है उसको भी दो भागों में बांटा गया। एक का नाम रखा गया नवीकरणीय संसाधन। अब ये प्राकृतिक संसाधन क्या है? जो हमारे प्रकृति में संसाधन है, जो संसाधन हमारे प्रकृति में है, जो संसाधन हमारे प्रकृति में है उसे क्या कहते हैं? तो प्राकृतिक संसाधन। और ये नवीकरणीय संसाधन क्या है? नवीकरणीय संसाधन का मतलब ऐसा नया संसाधन, ऐसा नया संसाधन जो क्या हो बाबू? जो क्या हो? खत्म न हो, जो कभी खत्म न हो। ऐसा नया संसाधन जो खत्म न हो। कहोगे सर जी नवीकरणीय का मतलब क्या हुआ? जैसे आप बताओ मुझे, सूरज कभी खत्म हो सकता है? नहीं। पानी कभी खत्म हो सकती है? नहीं। यानी पृथ्वी पर 70% भाग में जल है। हवा बहना क्या बंद हो सकता है? नहीं। तो ये जो साधन है, पानी, हवा, है ना, सूर्य की रोशनी, इस तरह के साधन को नवीकरणीय कहते हैं। यानी कि इस सब के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे डिटेल से। पहले हम लोग शॉर्ट में जान लेते हैं कि संसाधन का वर्गीकरण कैसे किया गया था। पहला जो था प्राकृतिक संसाधन बाबू, दूसरा क्या था? मानवीय संसाधन था, तीसरा क्या था? नवीकरणीय। अब प्रकृति को कितने भागों में बांटा गया? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। और मानवीय को कितने भागों में बांटा गया? संरचना एवं संस्था और मात्रा एवं गुणवत्ता। इसके आधार पर बांटा गया था मानवीय को। मानव ने कुछ संरचना की, कुछ संस्था बनाई और फिर मानव ने उसकी मात्रा और गुणवत्ता का यानी क्वालिटी एंड क्वांटिटी को बनाया। कोई भी सामान आप देखते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी। ये मानव के द्वारा बनाया गया साधन है। कोई संस्था देखते हैं, कोई संरचना मकान देखते हैं, ये मानव के द्वारा बनाया गया संसाधन है। अब इसके जस्ट आफ्टर आप देखोगे कि नवीकरणीय जो संसाधन होता है ये हमेशा सतत माने सदा अथवा प्रवाह, सदा चलती रहती है, सदा प्रवाहित होती रहती है, सदा बहती रहती है। इसको क्या कहते हैं? नवीकरणीय। अब इसमें भी एक है जैव। अब जैव में देखिए, जैव में कैसा होता है? एक होता है प्राकृतिक वनस्पति, एक क्या होता है बाबू रे? प्राकृतिक वनस्पति, और एक होता है वन्य जीव। तो जैव का भी दो भाग है। यानी प्राकृतिक वनस्पति का मतलब हो गया कि वह जो संसाधन जिसमें पेड़ पौधे आते हैं, बगीचा आता है, इसको क्या कहते हैं? वनस्पति। और वन्य जीव किसको कहते हैं? वन में रहने वाले जीव को क्या कहते हैं? वन्य जीव कहते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन को भी दो भागों में बांटा गया, एक पुनः चक्रीय और एक अचक्रीय। कहने का तात्पर्य हुआ कि पुनः चक्रीय का मतलब यह हुआ
कि जिसका गला करके फिर से दोबारा उसको चक्रण किया, जैसे जैसे कि सोना है उसको गलाया जाता है, चांदी है गलाया जाता है, कोयला को दोबारा कोयला नहीं बना सकते हैं। और एक है अचक्रीय जिसमें जीवाश्म ईंधन आता है, इसी में आता है कोयला पेट्रोल, यानी कोयला एक बार खत्म तो खत्म, पेट्रोल एक बार जला तो फिर दोबारा पेट्रोल नहीं बनेगा। तो इसको क्या कहते हैं, अनवीकरणीय। यानी जो संसाधन बार बार बनते हैं, रोज रोज बनते हैं, रोज रोज आपके पास होते हैं, खत्म नहीं होते, उसे नवीकरणीय। ऐसे साधन जो एक बार यूज के बाद खत्म हो जाता है उसे क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। तो मैंने तो अभी आपको शॉर्ट में पढ़ाया है, बट अब हम इस टॉपिक को बहुत ही लॉन्ग कट, बहुत ही लंबे तरीके से एक एक वर्गीकरण को समझेंगे कि आखिर संसाधन को कैसे बांटा गया है। तो क्या आप तैयार हैं? और अगर आप वीडियो देख रहे हैं बाबू, तो प्लीज मैं कहता हूं कि सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक और कमेंट से आपके घर में धन कम नहीं होने वाला है। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग का सबसे पहला जो टॉपिक है कि उपयोगिता के आधार पर, मैंने अभी बताया है आपको कि इसको बांटा गया है, तो इसके आधार पर अलग अलग चीज के आधार पर इसको बांटा गया है। तो सबसे पहले उपयोगिता के आधार पर जब वो बांटा गया है, वो संसाधन को दो वर्ग में रखा गया है, यानी यूज के हिसाब से। यूज के हिसाब से जो है इसको दो वर्गों में रखा गया है। एक ऐसा संसाधन जिसका नाम है नवीकरणीय, एक ऐसा संसाधन जिसका नाम है अनवीकरणीय। अब आपको फिगर के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये सौर ऊर्जा, ये पवन ऊर्जा, ये जल ऊर्जा, ये हमेशा बहती रहती है, चलती रहती है, सदा चलती रहती है। यानी वैसे संसाधन जिन्हें हम भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं। लैंग्वेज देखिए, वैसा संसाधन जिन्हें हम भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सौर ऊर्जा को हम लोग रोज सोलर प्लेट के माध्यम से इसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकते हैं, सौर कुकर चला सकते हैं, है ना, बैटरी चार्ज कर सकते हैं, बिजली उत्पादन कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन करवा सकते हैं। पवन ऊर्जा जो है टरबाइन लगा रहता है ऊपर में, हवा के द्वारा चलता है, बिजली उत्पन्न करता है। जल में भी टरबाइन लगा करके जो है हम लोग पानी के द्वारा बिजली को उत्पन्न करते हैं, यंत्र के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो जिसको हम भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा फिर से प्राप्त कर सके, हर रोज प्राप्त कर सके, उसको क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे पूछेगा तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। अब अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिए। वैसा संसाधन जिन्हें हम किसी भी तरीके से पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी एक बार जिसका उपयोग हो गया, दोबारा उसका उपयोग संभव है ये नहीं है। आप जैसे मैं आपको बता दूं कि आपके गांव घर में देखते होंगे क्या कहते हैं, पियो फेंको गिलास, कि पियो और फेंक दो, फिर दोबारा यूज नहीं करते हैं हम लोग। उसी प्रकार ऐसा साधन जिसका उपयोग हम बस एक ही बार कर सकते हैं। गरिया में पेट्रोल भराइए कि पेट्रोल फिर दोबारा पेट्रोल बन जाएगा, नहीं, उस पेट्रोल को बस आप एक ही बार यूज कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए पानी है, पानी, किसी नदी में पानी बह रहा है, तो आज बिजली बना तो कल भी बन रहा है, लेकिन पेट्रोल जो है एक दिन में 1 लीटर ढाले तो खत्म हो जाता है। तो ऐसा संसाधन जो क्या कहते हैं कि पुनः प्राप्त नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब आपको इस बात को याद रखना है कि अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण क्या होगा, तो जीवाश्म ईंधन। यानी कहने का मतलब ये कोयला हो गया, ये पेट्रोल हो गया, है ना, कोयला और पेट्रोल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, कोयला और पेट्रोल, जिसको कहते हैं जीवाश्म ईंधन। क्या कहते हैं बाबू, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो आपने पूरा क्लियर समझ लिया कि वैसा संसाधन जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, नवीकरणीय कहलाता है। वैसा संसाधन जिसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अनवीकरणीय कहलाता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आप सब जरूर बताइएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग चलेंगे, देखिए अब है उत्पत्ति के आधार पे। किसके आधार पे बाबू रे, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं। यानी उत्पत्ति का मतलब हो गया कि प्रकृति में जन्म के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर दो तरह के संसाधन होते हैं। इससे पहले हमने उपयोगिता के आधार पर दो तरह का पढ़ा, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब मैं क्या पढ़ूंगा, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं इसको भी समझ लीजिए। पहला है जैव, दूसरा है अजैव।
पहला जैव दूसरा अजैव, ठीक है, पहला जैव दूसरा अजैव। अब याद रखना है कि वैसे संसाधन जो जैव मंडल से मिलते हैं, जैव मंडल जहां जीव रहते हैं, जीव वास करते हैं, इनमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। तो आप यूं समझिए कि आपने बचपन में पढ़ा होगा सजीव और निर्जीव, जिसमें प्राण हो, जो अपने जैसा उत्पन्न करता हो, जो मूवमेंट करता हो, जिसमें वृद्धि विकास होती हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो जैव संसाधन कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि वैसे संसाधन जो जैव मंडल से मिलते हैं और इनमें सजीव के सभी लक्षण होते हैं, उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। सिंपल बात, सभी जीव जंतु जितना भी हो गया जिसमें जान है, उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, पेड़ पौधा हो गया, मछली हो गया, पशु हो गया। तो आपको ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। वैसे सभी संसाधन जिसमें जान होता है, जो सजीव होते हैं, उन्हें हम जैव संसाधन कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आ रही है समझ में? और बहुत ही अच्छे ढंग से मैं समझाने का प्रयास आप लोगों को कर रहा हूं, और आप ही लोग बताओगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरा क्या है बाबू? अजैव संसाधन। वैसे संसाधन जो निर्जीव पदार्थों से मिलते हैं, यानी वैसे संसाधन जो निर्जीव होते हैं, जिनमें कोई जान नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अजैव संसाधन। क्या कहते हैं? बोलिए, अजैव संसाधन। अब आप कहिएगा मिट्टी, मिट्टी में आपने देखा है मिट्टी को सांस लेते, हवा को देखा है सांस लेते, पानी को देखा है सांस लेते, धातु को देखा है सांस लेते, पत्थर को देखा है सांस लेते? नहीं। तो जिस चीज में कोई जान ना हो, जो सांस न लेता हो, लेकिन साधन है, मिट्टी उपयोग के रूप में आता है, हवा का उपयोग करते हैं, पानी संसाधन तो है, लेकिन इसका नाम क्या है? अजैव संसाधन। तो आप अपने आसपास नजर दौड़ा के देखिए, मिट्टी है, सांस लेती है? नहीं, तो अजैव। पेड़ पौधा है, सांस लेता है, तो जैव। कुत्ता सांस लेता है, तो जैव यानी सजीव। तो जितने भी सजीव होते हैं बाबू, जो भी सजीव है, जो भी क्या है? सजीव हैं, जिनमें क्या है? जान है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। और जिनमें कोई भी जान नहीं है, जिनमें कोई भी जान नहीं है, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो अजैव संसाधन कहते हैं। आई बात समझ में? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में हम लोग को देखिए क्या है। अब है स्वामित्व के आधार पर। यह बहुत ही बड़ा है, इसको समझना जरूरी है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। यानी स्वामित्व का मतलब हो गया मास्टर, यानी मालिक के हिसाब से, मालिक के हिसाब से संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला संसाधन जो होता है उसको कहते हैं व्यक्तिगत। क्या कहते हैं? व्यक्तिगत। अब व्यक्तिगत संसाधन के बारे में हम आपको पहले बता देते हैं। आप जिस घर में रहते हैं, वो घर किसका है? आपके पिताजी का। आपके घर के आगे पीछे बाड़ी अगर होगा तो किसका है? बगीचा आपका है। तो जो आपका पर्सनल अपना है, ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। या जिस पर लोगों का निजी स्वामित्व, स्वामित्व माने होता है मलिकाना, मलिकाना हक होता है, अपना आपका सब कुछ, आपका लत्ता, कपड़ा, जूता, जितना चीज है आपके घर में, जितना भी चीज है आपके बाड़ी झाड़ी में, जितना आपका अपना चीज है, सब क्या कहलाएगा बाबू रे? व्यक्तिगत संसाधन। जैसे भूमि का टुकड़ा है आपके पास, बगीचा है, आपका तालाब है, ये सब आपका संसाधन हो गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा क्या है बाबू? तो दूसरा है हम लोग का सामुदायिक संसाधन। तो सामुदायिक संसाधन किसको कहते हैं? तो वैसा संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं। आपने देखा होगा, जिस विद्यालय में पढ़ते हैं, नगवास विद्यालय के बच्चे हमसे जुड़े होंगे इसमें कुछ, तो आपके विद्यालय के कैंपस में एगो सामुदायिक भवन करके बना हुआ है, जहां पे हर कोई चढ़ता है, यूज करता है। उसके बाद पंचायत भवन बना हुआ है, जिसका उपयोग हर कोई करता है। अगर सरकार के द्वारा विवाह भवन बनेगा तो उसका उपयोग हर कोई करेगा। तो ऐसा संसाधन जो सरकारी हो, यानी कहने का मतलब जिसका उपयोग समुदाय के हर लोग करते हो, उसको हम क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन कहते हैं। अब समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए कोई खेल का मैदान है, सब यूज कर रहा है, सामुदायिक हो गया। कोई सरकारी पार्क है, सब घूम रहा है, सामुदायिक हो गया।
मंदिर है सामुदायिक हो गया, मस्जिद है सामुदायिक हो गया। यानी जो अपना बपोती का ना हो, जिस पर सबका बपोती हो, कहने का मतलब हो गया जिस पर सबका अधिकार और हक हो, उसको क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन। अब देखिए राष्ट्रीय संसाधन। अब इसको देखिए, किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा गलती लिखा है, सीमा के भीतर मौजूद हो, यानी आपके देश के अंदर जितना भी साधन है, आपके देश के अंदर जितना भी साधन है वह क्या है? तो वह राष्ट्रीय संसाधन है। यानी मानव भी, देश का जनसंख्या भी, यानी हम भी, आप भी, रोड, सड़क, स्टेशन, ये सभी तमाम चीजें जो किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर होता है उसको राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। जैसे रेल, सड़क है ना, रेल और सड़क, दो उदाहरण मैं दे देता हूं आपको। ये क्या हो गया? तो आपको राष्ट्रीय संसाधन हो गया। क्या हो गया बाबू रे? राष्ट्रीय संसाधन हो गया। ठीक है। अब है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसको किसको कहते हैं? देखिए, वैसे संसाधन जिनका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। यानी कि कोई एक ऐसा क्षेत्र है, कोई एक ऐसा जगह है जिस पर किसी एक देश का हक नहीं है, बल्कि तमाम देश मिलकर, पूरी दुनिया मिलकर उस पर अपना अधिकार करती है। ऐसे संसाधनों को क्या कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू रे? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यानी कि कोई ऐसा क्षेत्र, कोई ऐसा जगह, कोई ऐसी चीज जिस पर न भारत का हक हो, न पाकिस्तान का हो, न अफगानिस्तान, संपूर्ण दुनिया के, विश्व के सभी देशों का उस पर अधिकार हो, तो उसको क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, चाहे आप देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है कि नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इलाज के लिए जब दुनिया में कोई भी बीमारी आती है, कुछ होता है, तो उसके लिए गाइडलाइन बीमारी का कैसे ठीक किया जाए कौन निकालता? अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन। उसके बाद विश्व, जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन आप लोग कहते हैं। दूसरा हो गया जैसे विश्व का न्यायालय हो गया, कोर्ट हो गया। तो दुनिया के, पूरे दुनिया के लिए विश्व न्यायालय, पूरी दुनिया के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया। तो वो क्या हो गया? तो उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो आपको अच्छा लगा होगा ये चारों। एक जो आपका अपना व्यक्तिगत, एक जो जिस पर समाज के सभी लोगों का हक सामुदायिक, एक जो किसी देश की सीमा के अंदर में है राष्ट्रीय, एक जिस पर पूरे विश्व के अनेक देशों का अधिकार है, हक है, उसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय। तो ये चार प्रकार के होते हैं, ये स्वामित्व के आधार पर। ठीक है। अब देखिए डेवलपमेंट के आधार पे, अब देखिए यहां पे थोड़ा सा एक नोट्स आपको पढ़ना होगा। अंतर्राष्ट्रीय जो हम लोग पढ़े हैं और राष्ट्रीय पढ़े हैं, उसमें थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा। एक होता है तटीय समुद्री रेखा। क्या होता है बाबू रे? तटीय समुद्री। आपके बुक से एक भी चीज ऐसा नहीं जो नहीं हम पढ़ाएंगे। आपके किताब का हर एक टॉपिक को मैंने यहां पे लिखा है, तटीय समुद्री रेखा। ठीक है। अब देखिए किसी भी देश के समुद्र के तट रेखा से 19.2 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है, वहां तक आपका अधिकार होता है। यानी समुद्र के तट रेखा से इतना दूर तक आपका अधिकार, यहां तक आप जा सकते हैं। ठीक है। इससे आगे जब जाइएगा तो फिर आपके लिए खतरा हो सकता है। तो यानी कि 19.2 किलोमीटर 12 नॉटिकल माइल्स जो होता है, यहां तक इसको कहते हैं तटीय सुरक्षा और ये रक्षा कहते हैं। यहां तक आप मछली वाला सब समुद्र में मछली पकड़ने जा सकता है। इससे अगर आगे जाता है तो उस मछुआरा को किसी दूसरे देश के सीमा के अंदर में अगर प्रवेश करता है तो उस मछुआरे को बराबर पकड़ लिया जाता है। आपने न्यूज में सुना होगा। तो याद रखना है कि समुद्र तट के मात्र 19.2 कितना 19.2 किलोमीटर तक देश का अधिकार होता है। ठीक है। क्या होता है? किसी भी देश का अधिकार होता है। वहां तक कोई भी देश अपना रक्षा और सुरक्षा कर सकता है, वहां तक कोई भी देश अपना मछली पकड़ सकता है। ये याद रखिएगा, मछुआरा मछली पकड़ सकता है। अब है एगो अपमार्जक क्षेत्र, जिसको बोलते हैं, किताब में लिखा होगा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन, जिसको EEZ कहते हैं। ये क्या होता है? तो इस तट रेखा से 200 किलोमीटर तक में देश को आर्थिक गतिविधि का अधिकार होता है। यानी रक्षा करने का अधिकार, मछली पकड़ने का अधिकार कितना दूर में होता है?
19.2 किलोमीटर तक। लेकिन आपको याद रखना है कि आर्थिक गतिविधि का मतलब क्या हुआ, जैसे समुद्र के तल से तेल निकालना है, गैस निकालना है, पवन ऊर्जा लगाना है, यानी पवन ऊर्जा के लिए गैस या तेल अगर निकल रहा है समुद्र के अंदर से, उसके लिए वहां तक 200 किलोमीटर तक किसी भी देश का संसाधन माना जाता है। अगर मान लीजिए भारत किसी समुद्र के तट पर कोई जगह है, वहां से अगर 200 किलोमीटर तक में कोई तेल का खान है, या वहां तक पवन वायु जो होती है वो अधिक है, तो 200 किलोमीटर तक भारत चाहे तो तेल निकाल सकता है, तेल निकालने का प्लांट लगा सकता है या पवन ऊर्जा लगा सकता है। तो इसको कहते हैं अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र, EEZ। तो अब आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा नोट्स, ये क्षेत्रीय तटीय समुद्री रेखा क्या होता है, और अपवर्जक, इसको अपमार्जक भी लिखा रहता है कहीं, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। अब है विकास के आधार पर। देखिए ये भी बहुत अच्छा है, विकास के आधार पर संसाधन के रूप। डेवलपमेंट के हिसाब से संसाधन कितने तरह के होते हैं, ये बहुत जरूरी है, इसको बढ़िया से देख लीजिए, खूब बढ़िया से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि विकास के स्तर के आधार पर संसाधन जो होते हैं वो होते हैं, पहला संभावी संसाधन। अब इसका मतलब क्या होता है, ऐसे संसाधन जो मौजूद है पर अभी तक इस्तेमाल में नहीं हुए हैं। जैसे लद्दाख में यूरेनियम है, क्या है, लद्दाख में पता चला है कि क्या है बाबूरे, लद्दाख में यूरेनियम, लद्दाख में क्या है बाबूरे, यूरेनियम। ठीक है, लद्दाख में क्या है, यूरेनियम। हिमालय में क्या है, खनिज छिपा हुआ है। तो ऐसे संसाधन जो मौजूद हैं मगर जिनका इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ है, और संभावना है कि फलाना जो चीज, फलाना संसाधन की उम्मीद है कि फलाने जगह फलाना संसाधन पाया जाता है, लेकिन जिसका उपयोग अभी तक नहीं हुआ है, ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं, संभावी संसाधन कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि ऐसे संसाधन जो मौजूद तो हैं पर अभी तक जिसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं, तो संभावी संसाधन। उदाहरण में याद रखना है लद्दाख में यूरेनियम और हिमालय के खनिज। ठीक है, अब देखिए दूसरा है विकसित संसाधन। अब इस किसको कहते हैं, ऐसे संसाधन जिनकी जांच हो चुकी है और पता है कितना इस्तेमाल करना है। ऐसे संसाधन जिनकी जांच हो चुकी है, सर्वेक्षण के बाद पता लगाया जा चुका है और यह भी बताया जा चुका है कि यहां से हम कितना उपयोग कर सकते हैं, ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं, विकसित संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबूरे, विकसित संसाधन कहते हैं। आपको ऐसे याद रखना है कि ऐसे संसाधन जिनकी जांच हो चुकी है और पता है कि इसका कितना उपयोग हमको करना चाहिए, इस तरह के संसाधन को क्या कहते हैं, विकसित संसाधन, विकसित सोर्स। अब है स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या हुआ कि ऐसे संसाधन जो जरूरी है पर हमारे पास उन्हें पाने की अभी तक तकनीक नहीं है। यानी ऐसे संसाधन जिनके भंडार के बारे में हमें पता है लेकिन उसको किस तरीका से उसका उपयोग होगा इसके बारे में पता नहीं है, इसको क्या कहते हैं, तो भंडार संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, भंडार संसाधन। जैसे H2O में हाइड्रोजन, यानी मान लीजिए जल है और जल में से किस तरह हाइड्रोजन को निकाला जाए इसकी तकनीक अभी तक नहीं है मान लीजिए, तो इस तरह के संसाधन को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, भंडार संसाधन। एकदम आसान भाषा में समझा रहे हैं, एकदम क्लियर क्रिस्टल है, आप एकदम क्लियर रूप से समझ जाइए। अब है चौथा संचित। संचित का मतलब होता है रिजर्व। जब किसी चीज को बचा कर रखते हैं ना तो उसको क्या कहते हैं, रिजर्व। तो भंडार का ही वह हिस्सा होता है, यानी ऐसे संसाधन जो भंडार में है, यानी भंडार का वह हिस्सा जिसे हम आज की तकनीक से भविष्य के लिए बचा कर रखते हैं। भंडार संसाधन का वह हिस्सा जिसे हम आज के तकनीक से भविष्य के लिए बचा कर रखते हैं, उस तरह के संसाधन को क्या कहते हैं, तो संचित कोष संसाधन कहते हैं। तो 4 तरीका का संसाधन होता है। एक ऐसा संसाधन जो मौजूद है, उपयोग नहीं किए हैं, ठीक है, पहला। दूसरा, ऐसा संसाधन जिनकी जांच हो चुकी है पर इसका भी इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ है। ऐसे संसाधन जिनकी जांच हो चुकी है और पता है कि कितना इस्तेमाल करना है मगर अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। तीसरा, ऐसा संसाधन जो मालूम तो है लेकिन उसको निकालने की तकनीक अभी तक पता नहीं है।
और चौथा, ऐसा संसाधन जो भंडार का हिस्सा है जिसे हम तकनीक से निकाल भी सकते हैं लेकिन भविष्य के लिए बचा कर रखते हैं, उसको क्या कहते हैं? संचित कोष संसाधन। तो ये बाबू आपने पढ़ लिया, ये विकास के आधार पर 4 प्रकार के संसाधन होते हैं जो बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझाया है। क्या आप लोग को अच्छा लग रहा है? समझ रहे हैं? तो एक बार कमेंट में कर दीजिए समझ रहे हैं प्लीज। अब देखते हैं इससे आगे क्या है। इससे अगला में देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे। इससे अगला है संसाधन के प्रबंधन। अब देखिए जितना भी साधन भगवान हमारे आसपास दिए हैं, चाहे वो पेड़ है, पौधा है, नदी है, तालाब है, सबका एक मैनेजमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैनेजमेंट होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं तो अंधाधुन जो है ना अपना सब क्या करते हैं, बर्बाद कर रहे हैं। 5-5 डोल से नहाते हैं, 10-10 डोल से जो है कपड़ा खींचते हैं, पनिया को बर्बाद कर रहे हैं। धिया पुता में एगो डंटा लेके या पत्ता सबको झाड़ते हुए निकल जाते हैं, जिससे गाछ छोटका छोटका गाछ को तोड़ देते हैं। तो ये सब गलत काम है, इसी से ना संसाधन बर्बाद हो रहा है। तो संसाधन का नियोजन क्या होता है? नियोजन माने होता है प्लानिंग। सबसे पहले याद रखिएगा प्लानिंग, सोर्स का प्लानिंग करना है। तो प्लानिंग में कैसे करेंगे? देखिए, संसाधन को सही तरीके से पहचान कर, सबसे पहले हमारे आसपास आखिर क्या क्या संसाधन है उसको हमको प्लान करना होगा। जैसे मान लीजिए कि मकई के छिलका से पत्ता बनाया जाता है, मकई से भी अब गन्ना बनाया जाता है। तो क्या हुआ, संसाधन के सही तरीकों को पहचान कर उनका उचित उपयोग सुनिश्चित करने और उसका कैसे उपयोग करें इसका सुनिश्चित करना होगा और एक रणनीति तैयार करना होता है तकनीक के माध्यम से। इसी को क्या कहते हैं? संसाधन का नियोजन। आप इसको आसान भाषा में समझिए कि हमारे आसपास जितने भी साधन हैं उसको उचित तरीके से उसका उपयोग कैसे किया जाए, इसके लिए एक रणनीति बनाई जाती है जिसको हम संसाधन का नियोजन कहते हैं। और तब इसके नीचे लिखिएगा इसके कार्य निम्न हैं। अब ये काम क्या करता है? तो ये सबसे पहले संसाधन की पहचान के लिए क्या किया जाता है? संसाधन नियोजन के अंतर्गत पहले सर्वेक्षण होता है, यानी कि आते हैं लोग और स्कोप लेकर के, मशीन लेकर के, और खोज होती है कि कहां पर कौन चीज पाया जा रहा है। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले खोज की जाती है, सर्वेक्षण होता है, रिसर्च होता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए रिसर्च किया जाता है। रिसर्च पहला काम इसका होता है, यानी संसाधन की पहचान के लिए रिसर्च किया जाता है, सर्वेक्षण किया जाता है। दूसरा, कुशल उपयोग के लिए योजना तैयार की जाती है कि हम कैसे इस साधन का सही से उपयोग कर सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं? संसाधन नियोजन। आपको लिखना होगा, संसाधन नियोजन के बारे में पूछेगा तो आपको लिखना होगा बाबू कि संसाधन को सही तरीके से पहचान कर उनका उचित उपयोग सुनिश्चित करना तथा उसके लिए रणनीति तैयार करने की विधि को संसाधन का नियोजन कहते हैं और इसके निम्न कार्य हैं और दोनों काम आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब हम लोग का दूसरा क्या है? संसाधन का संरक्षण। ठीक है, दोनों टॉपिक लगभग सेम ही है, ये दोनों टॉपिक सेम ही है। ठीक है ना, यहां पे नीचे में भी आ गया, यहां भी आ गया। चलिए ये इसको क्रॉस करते हैं, ये दोनों टॉपिक सेम ही है। ठीक है, और सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा हम आपको इसके बारे में बताते हैं। संरक्षण का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन। क्या होता है बाबू? प्रोटेक्शन होता है संसाधन के संरक्षण का मतलब। तो आपको ये बात याद रखनी है कि संसाधन हमारे आसपास बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मानव अपने आप में इतना अंधा हो चुका है कि साधन को दिनानुदिन लोग बर्बाद कर रहे हैं, जिस बर्बादी के कारण संसाधन धीरे धीरे हमारे धरती पर से कम हो रहे हैं। आज के समय में कोयला और पेट्रोल जैसे साधन का मिलना भी मुश्किल हो चुका है और उस साधन को बढ़िया से विवेकपूर्ण यानी बुद्धि से योजना के द्वारा उसका इस्तेमाल करना ताकि उसका अपव्यय यानी बर्बादी रोक सके और भविष्य के लिए उसको बचा सके, इसे ही हम संसाधन का संरक्षण कहते हैं। तो अब इसके लिए क्या करना होगा? अब मान लीजिए हम लोग पेट्रोल यूज करते थे, उससे पर्यावरण पर भी असर पड़ता था, तो उसके लिए क्या किया गया? इको फ्रेंडली चीज बनाया गया। अब देखते हैं बैटरी से चल रहा है गाड़ी, अब धुआं नहीं निकल रहा है। प्लास्टिक जो है कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है, तो उसके लिए उपाय खोजा गया और अब जो है कागज का पॉलिथीन बनाया गया जिससे कि कचरा भी नहीं फैलेगा और बर्बादी भी नहीं होगी। तो इस तरह से पानी और ऊर्जा की अनावश्यक बर्बादी को रोका गया, चीजों को फिर से उपयोग में लाया गया यानी रिसाइकलिंग किया गया। जितना भी चीज होता है कबाड़ी वाला आता है, उठा कर ले जाता है और फिर उसको गलाकर दोबारा उससे फिर वही वस्तु बनाता है।
तो इस तरह के विधि को क्या कहते हैं? संसाधन का संरक्षण कहते हैं। यहां भी एक चीज लिखा हुआ है, सौर ऊर्जा का उपयोग, यानी पर्यावरण के लिए। यानी कहने का मतलब है कि सौर ऊर्जा का उपयोग करने से क्या होता है कि कोयला पे जो लोग का दबाव है, चूंकि बिजली तो कोयला से ही बनता है, तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा के माध्यम से हम लोग जीवाश्म ईंधन को बचाने का प्रयास कर सकते हैं। तो आपको पूछेगा कि संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है, तो आपको कैसे लिखना है कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं, मगर मानव अपने लोभ में सुख में इतना अंधा है कि वो हर दिन संसाधन का अंधाधुंध दोहन कर रहा है, जिसके कारण संसाधन बर्बाद हो रहे हैं। और तब लिखिएगा, अतः संसाधन का विवेकपूर्ण और योजना, जैसे मैं बोल रहा हूं, विवेकपूर्ण और योजनाबद्ध तरीके से इस्तेमाल करना, ताकि उनका बर्बादी रुक सके, वे भविष्य के लिए बचे रहे। इस तरह के प्रक्रिया को संसाधन का संरक्षण कहते हैं। अब इसमें क्या क्या किया जाता है, तो आपको कार्य लिखना होगा। पहला काम लिखना होगा, पानी और ऊर्जा की बर्बादी को रोकना। दूसरा, अधिक से अधिक चीजों को दोबारा उपयोग में लाना। तीसरा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा के द्वारा बिजली का उत्पादन करना। इस सब से क्या होगा, तो हमारे पास जो जीवाश्म ईंधन है वो बचा रहेगा, भविष्य के लिए भी बचा रहेगा। समझ में आई बात? और मैं आपको पहले बता देता हूं कि ये मैं अभी आपको नोट्स पढ़ा रहा हूं, ये मैं बस आपको जानकारी दे रहा हूं। आपको पीडीएफ में दूंगा, क्वेश्चन आंसर पूरा फुल पीडीएफ जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा एकदम आसान भाषा में। इसके लिए आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, और मेरे नंबर उसमें दिया होगा, उस पर आप जो है व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। पूरा पढ़ने के बाद जो है इसका पूरा क्वेश्चन आंसर मैं चैप्टर बाय चैप्टर आपको देते रहूंगा। पहले आपको यहाँ पहले पढ़ाई करनी है, ठीक है? और ये इसलिए पढ़ना है क्योंकि इससे क्या होगा, तो आपके अंदर नॉलेज डेवलपमेंट होगा, ठीक है? तो अब जो है इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। लास्ट हम लोग देखते हैं, लास्ट क्या था। अब देखिए, मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक, यानी मानव जो है प्रकृति के साथ भी क्या किया, तो शोषण करता था। शोषण माने बर्बादी करने लगा, तो इसको क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इसको कहा जाता है डाकुओं की अर्थव्यवस्था। डाकुओं की अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो मानव अपने तकनीक से साधनों का, आज जो देखिएगा जितना भी आविष्कार हो रहा है, जितना भी रिसर्च हो रहा है, उसमें धरती पर जो पहले से कुछ कुछ चीज है प्रकृति, उसको कुछ ना कुछ बर्बादी लोग कर रहे हैं, बर्बाद हो रहा है। अब मान लीजिए प्रकृति के साथ खेल कर रहे हैं हम लोग, तो कहीं ना कहीं तो प्रकृति डैमेज हो रहा है। घर में एसी चला रहे हैं, हवा कहाँ जा रहा है? पर्यावरण में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रहा है, सेंट मार रहे हैं, ये सब कहाँ जा रहा है? पर्यावरण में। तो हम अपने सुख के लिए प्रकृति का विनाश कर रहे हैं। इस तरह की सोच को क्या कहा जाता है? डाकुओं की अर्थव्यवस्था। तो इसलिए पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे पहले क्या हुआ था? विश्व शिखर सम्मेलन। पूछेगा आपको कहां हुआ था? स्टॉकहोम में। कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। ये सब आपका नोट्स है, किताब के अंदर से कुछ नोट्स है, और ये सब आपको याद रखना है, आयोजित हुआ था। उसके बाद रखना है कि इस सम्मेलन के बाद प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है बाबूरे? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व शिखर सम्मेलन सबसे पहली बार कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। इसलिए 5 जून को हर साल जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून 1972 को हुआ था, और इसी दिन जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है? और पर्यावरण में प्रदूषण के कारण पूरी पृथ्वी जो है गंदी हो गई। इसी को मद्देनजर रखते हुए 1992 में ब्राजील में रियो डी जेनेरो शहर में विश्व के 172 देशों ने मिलकर पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया था। याद रखना है, सबसे पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में। क्यों हुआ था? तो पर्यावरण में जो प्रदूषण है उसे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा आ गया है, जिससे पूरी दुनिया में ओजोन परत जो है उसमें छेद हो रहा है, अधिक गर्मी पड़ रही है, बेमौसम बारिश हो रही है, बहुत सा ज्यादा जो है प्रकृति अपना खेल दिखा रही है। और इसको पृथ्वी को बचाने के लिए, पूरी पृथ्वी को बचाने के लिए जो है क्या किया गया था? तो रियो डी जेनेरो शहर में 172 देशों ने पहला जो है पृथ्वी सम्मेलन किया। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन पूछेगा कब और कहां हुआ? तो 1997 में न्यूयॉर्क में हुआ। और तीसरा पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में हुआ। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है? तो इस तरह से हमने पूरी चैप्टर, फुल चैप्टर जो है हम लोग ने कंसेप्ट को क्लियर कर लिया। अब हम लोग का काम है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करना। तो उसके लिए मैं आप सबको ग्रुप्स में भेज दूंगा, व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, और इसी तरह आप लोग अपना प्यार बनाए रहिए। फिर मैं सेकंड चैप्टर लेकर जल्द ही आने वाला हूं। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राधे राधे।